आप सभी का स्वागत है प्रतिभा क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक कहानीकार यशपाल जी की कहानी पर्दा। इसके सारांश को समझेंगे तथा इस कहानी का विस्तृत अध्ययन भी करेंगे। अब जैसा कि इस कहानी का टाइटल है पर्दा, लगभग हम इस टाइटल से ही बहुत कुछ स्थिति को समझ सकते हैं कि इस कहानी में लेखक ने क्या कहने का प्रयास किया है। पर्दा लगभग सभी के घरों में जो हमारी घर की स्थिति होती है, कैसी भी स्थिति हो, उस स्थिति को हम ढकने के लिए या बाहर वालों से छिपाने के लिए पर्दे का प्रयोग करते हैं। लगभग सभी के घरों में इसीलिए हम पर्दा लगाते हैं। पर्दे का जैसे कि हम मीनिंग और भी ले सकते हैं कि महिलाएं जो घूंघट करती है उसे भी पर्दा कहा जाता है। मतलब कि हम अपनी वास्तविक स्थिति को पूरी तरह से सब लोगों के सामने नहीं लाना चाहते, इसीलिए हम पर्दा घर की दहलीज पर लगाते हैं, खिड़कियों में लगाते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। लगभग इसी उद्देश्य को सार्थक करते हुए लेखक ने इस कहानी को लिखा है और एक बहुत ही वास्तविक स्थिति का यहाँ चित्रण किया है। अब जो यहाँ पर कैरेक्टर है पहले उनको जान लेते हैं। चौधरी पीर बख्श के दादा चुंगी उस समय दरोगा माने जाते थे। उनका काफ़ी रुतबा था और उस इलाके में उनकी काफ़ी इज्जत थी और बहुत ही ठाट बाट से वे रहते थे। उनके धीरे धीरे परिवार की बढ़ोतरी हुई और कह दो कि उनको दो लड़के हुए। दोनों लड़के भी लगभग सरकारी विभाग में काम करते थे, एक रेलवे में, एक डाक खाने में। इसी प्रकार से लेखक ने इस स्टोरी को लिखा है और धीरे धीरे उनकी स्थिति किस प्रकार से, जैसे जैसे परिवार बढ़ता है और महंगाई बढ़ने लगती है, उनकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से धीरे धीरे डाउन होती है, उसी का यहाँ पर लेखक ने एक खूबसूरत कहानी के तौर पर चित्रण किया है। अब कहानी को एक बार मैं आपको रीड करके बता देती हूँ ताकि आप लोगों को और स्थितियाँ समझ में आ जाएगी। चौधरी पीर बख्श के दादाजी का नाम बताया चुंगी। महकमे में दरोगा माने जाते हैं। आमदनी उनकी अच्छी थी। एक छोटा पर पक्का मकान भी बनवा लिया था। लड़कों को पूरी तालीम दी। दोनों ही लड़के एंट्रेंस पास कर रेलवे में, अब पूछ सकते हैं कहाँ काम करते थे उनके बच्चे, तो रेलवे और डाक खाने में बाबू बन गए थे। चौधरी साहब की ज़िंदगी में लड़कों के ब्याह और बाल बच्चे भी हुए, लेकिन ओहदे में खास तरक्की नहीं हुई। वही 30-40 रुपये महीने का उनके बच्चों को मिलता था। अपने ज़माने की याद कर चौधरी साहब कहते हैं, वो क्या वक्त था या वो भी क्या दिन थे। लोग मिडिल पास कर डिप्टी कलेक्टरी करते थे और आजकल की तालीम है कि एंट्रेंस तक अंग्रेजी पढ़कर 30-40 रुपये की नौकरी ही बच्चे कमा पाते हैं। अब यहाँ पर आगे बताया, चौधरी साहब के कुनबे में बरकत हुई। चौधरी फजल कुर्बान उनके पहले पुत्र का नाम बताया है। चौधरी फजल कुर्बान रेलवे में काम करते थे। अल्लाह ने उनके यहाँ 4 बेटे दिए। जो पहला बेटा था उसके कितने बच्चे हुए? 4 बेटे और 3 बेटियां, मतलब 7 बच्चे थे। और चौधरी इलाही बख्श डाक खाने में थे। उनके भी 4 बेटे और 2 बेटियां थी, मतलब इनके 6 बच्चे थे। चौधरी खानदान अपने मकान को क्या नाम से बुलाते थे? हवेली कहकर पुकारते थे। नाम बढ़ा देने पर भी उसमें जगह कमी थी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे उनका परिवार इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जगह की कमी महसूस होने लगी। दरोगा साहब के ज़माने में जनाना भीतर और बाहर एक बैठक हुआ करती थी और जहाँ बैठकर वो हुक्का गुड़गुड़ाया करते थे। जगह की तंगी की वजह से अब जो बैठक थी वो भी जनाना खाने में, मतलब कि स्त्रियों के रहने उठने बैठने की जगह में तब्दील हो गई और घर की दहलीज पर जोड़ी पर एक पर्दा लटकाया गया। बैठक न रहने पर भी घर की इज्जत का ख्याल था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो पर्दा है वो बोरी या टाट का नहीं लगाया, एक बढ़िया किस्म का पर्दा लगाया। जहीरा मतलब जाहिर है दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहने पर भी भीतर सब अलग अलग हो गए थे। डोरी पर पर्दा कौन भाई लाए, ये समस्या का हल इस तरह हुआ कि दरोगा साहब के ज़माने की पलंग की दरी एक के बाद एक डोरी पर लटकाई जाने लगी। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति में क्या हुआ, धीरे धीरे डाउनफॉल आया, मतलब कि परिवर्तन होने लगा और अब दरियों का प्रयोग होने लगा।
तीसरी पीढ़ी के ब्याह शादी होने लगे। आखिर चौधरी खानदान की औलाद को हवेली छोड़कर दूसरी जगह तलाश करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि अब बच्चों का भी परिवार बढ़ रहा था। चौधरी इलाई बख्श के बड़े साहबजादे एंट्रेंस पास कर डाक खाने में 20 रुपए की क्लर्की पाए। अब इनका भी बेटा क्या हुआ? डाक खाने में ही नौकरी करने लगा। दूसरे साहिबजादे जो मिडिल पास कर अस्पताल में कंपाउंडर बन गए। जो जो जमाना गुजरता गया, तालीम और नौकरी दोनों में मुश्किलें आती गई। तीसरे बेटे होनहार थे, वजीफ और उन्होंने वजीफा पाया। जैसे तैसे मिडिल पास कर मुर्दरीस हो देवांत हो चले। चौथे लड़के पीर बख्श प्राइमरी से आगे नहीं बढ़े। आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवा और क्या रह गई थी? स्कूल की फीस हर महीने और किताबें और कॉपियाँ और नक्शों के लिए रुपये पैसे, बस यही चाहिए थी सारी चीज़ें, है ना। अब जो पीर बख्श है वो भी ज़्यादा कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। चौधरी पीर बख्श का भी ब्याह हो गया। मोला के करम से बीबी की गोद जल्दी भराई हो गई। पीर बख्श ने रोजगार के तौर पर खानदान की इज्जत का ख्याल रखा और कहाँ काम किया? एक तेल की मिल में मुंशीगिरी का काम कर लिया। तालीम ज़्यादा नहीं थी पर सफ़ेद पोशाक और ख़ानदान की इज्जत उनके पास थी। मजदूरी और दस्तकारी उनके करने की चीज़ न थी। चौकी पर बैठते और कलम दवात से क्या करते? मुंशीगिरी करते। अब लगभग ये जो पूरी कहानी है ना बच्चों, ये जो चौधरी साहब के बच्चे जो बच्चा बताया, तीसरा बच्चा, ये पीर बख्श के ऊपर ही पूरी कहानी को लेखक ने रचा है। 12 रुपये महीना उनकी तनख्वाह हुआ करती थी। चौधरी पीर बख्श को मकान अब क्या हुआ? कच्ची बस्ती में लेना पड़ा। मकान का किराया कितना था? 2 रुपये। आसपास गरीब और कमीने लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से पानी उनको लेने जाना पड़ता था। नाली पर मच्छर और मक्खियों के जो झुंड हैं वो मंडराते थे। और दाईं और बाईं और दोनों तरफ बताया है कि मोहल्ले में कौन कौन रहता था। तो बीकानेरी मोची के घर थे, बाईं और वर्कशॉप आदि थे जो कूली रहते थे। इस सारी बस्ती में चौधरी पीर बख्श ही थोड़े से पढ़े लिखे थे और एक इज्जतदार घर से या घराने से माने जाते थे। सिर्फ उनके ही घर की ड्योढ़ी पर पर्दा था। लगभग सब लोग गरीब थे तो वैसे ही रह लेते थे। सब लोग उन्हें चौधरी जी, मुंशी जी कहकर सलाम करते। उनके घर की औरतों को कभी किसी ने गली में नहीं देखा। लड़कियां 4-5 बरस तक ही किसी कामकाज से बाहर निकली, फिर घर की आबरू का ख्याल से उनने घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। पीर बख्श खुद ही मुस्कुराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से पानी भर लाते। चौधरी की तनख्वाह कितनी हुई? 15 बरस में 12 से 18 रुपये हो गई थी। खुदा की बरकत है होती हैं तो रुपये पैसे की शक्ल में नहीं, आस औलाद की शक्ल में होती हैं। 15 बरस में 5 बच्चे हुए। पहले 3 लड़कियां, बाद में 2 लड़के। दूसरी लड़की होने को थी कि पीर बख्श की वालदा मदद के लिए आई, मतलब उनकी जो माता थी वो। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। दूसरा कोई भाई वालदा की फिक्र करने आया ही नहीं। वे छोटे लड़के के यहाँ ही रहने लगी। मतलब कि सबसे छोटे बच्चे कौन थे? 3-4 भाइयों में पीर बख्श जी, उन्हीं के पास उनकी माता भी रहने के लिए आ गई। यहाँ बाल बच्चे घर बार होता है, 100 किस्म के झंझट होते हैं। कभी बच्चों की तकलीफें तो कभी जच्चा बच्चा आदि अनेक समस्याएं घर में एक के बाद एक निरंतर होती गई और धीरे धीरे उन्हें कर्ज लेने की ज़रूरत भी पड़ गई। मील की नौकरी का कायदा पक्का था। हर महीने की 7 तारीख को ही गिनकर तनख्वाह मिलती थी। पेशगी से मालिक तो चिढ़ जाते थे, कभी बहुत ज़रूरत पर ही मेहरबानी करते। ज़रूरत पड़ने पर चौधरी घर की कोई छोटी मोटी चीज़ गिरवी रखकर कुछ उधार ले आते। गिरवी रखने से रुपये के बाहर आने ही मिलते, ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, 12 आने ही मिलते थे। ब्याज मिलाकर 16 आने हो जाते। फिर चीज़ घर वापस लौटाने की संभावना भी नहीं रहती। मोहल्ले में चौधरी पीर बख्श की इज्जत थी। इज्जत का आधार था घर के दरवाजे पर लटका हुआ पर्दा। भीतर जो पर्दा सलामत रहता भीतर जो हो पर्दा तो सलामत रहता। कभी बच्चों की खींच खांच और बेदर्द हवा के झोंके से
खींच खांच और बेदर्द हवा के झोंके से छेद हो जाते तो पर्दे की आड़ से आई हाथ से सुई धागा ले आती और उनकी पत्नी जो है मरम्मत करती। दिनों का खेल है, मकान की ड्योढ़ियों के किवाड़ गलते गलते बिल्कुल गल गए, सड़ गए, ऐसी स्थिति हो गई। जब भी मकान मालिक से वे कहते कि ये फाटक बदला दो, किवाड़ बदला दो, तो कहते तुम कौन सा बहुत रकम देते हो, 2 रुपये ही किराया देते हो, उसमें मैं तुम्हारे घर की जो है किवाड़ गिर जाए तो गिर जाए, कोई बात नहीं। एक रात ऐसा ही हुआ, चौधरी साहब के जो फाटक है वो भी गिर गए। अब चौधरी साहब ने क्या किया, जैसे तैसे अपनी चौखट पर वो दोनों दरवाजों को उठाते और रात के समय उन दरवाजों को टिका के सो जाते। वैसे उनके घर में चोरी के लिए कुछ सामान था नहीं, लेकिन फिर भी चोर तो चोर होते ना, उनके डर से वे पूरी पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाते और जैसे तैसे वो अपने घर की आबरू को बचाते। चोर से ज़्यादा फिक्र थी उन्हें अपनी आबरू की। किवाड़ न होने पर पर्दा ही आबरू रखता। वह पर्दा भी तार तार होते होते एक रात आंधी में किसी भी हालत में टिक न सका और जो उनके पास पर्दा भी पूरी तरह से फट गया। दूसरे दिन एकमात्र पुश्तैनी थी दरी। दरी जो थी पुश्तैनी उनके घर की, वही बची थी। लेकिन जो कह सकते हैं खानदानी लोग होते हैं, वो अपने घर में सीधा ही कोई देखे या सीधा बाहर वालों की नज़र पड़े, ऐसा वे नहीं चाहते। इसीलिए उन्होंने दरी को ही पर्दे के रूप में लटकाना शुरू कर दिया, जिससे कि मोहल्ले वाले उनके घर को न देख सके। इस जमाने में दरी यूं काहे को खराब करोगे, किसी व्यक्ति ने कहा। बाजार से टाट का टुकड़ा न ले आए। पीरबख्श टाट की कीमत भी आते जाते कई दफा पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 आने से कम नहीं मिलता। हंसकर बोले, होने दो, क्या है, हमारे यहाँ पक्की हवेली में भी तो डोरियों पर दरियों का ही पर्दा था। कपड़े की महंगाई इस जमाने में घर की 5 औरतों के शरीर को से जीर्ण होकर गिर रहे कपड़ों से कहीं ज़्यादा थी। मतलब कि उनकी घर की जो औरतें थी, उनके तन पर ठीक प्रकार से पहनने के कपड़े भी नहीं थे। इतनी दयनीय स्थिति उनकी यहाँ पर लेखक ने बताई है। उन्हें नौकरी पर जाना होता था तो एकमात्र जो उनका कुर्ता पजामा था वह पहनकर जाया करते थे और बार बार उसी को धोकर काम में लिया करते थे। गिरवी रखने के लिए घर में जब कुछ न हो तो गरीबी एकमात्र सहायक है। कौन था? पंजाबी खान। अब यह बताया है कि चौधरी मतलब पूरे मोहल्ला जो भी था वो गरीब बस्ती में ही रहते थे। तो ऐसे लोग जो कि अपने घर में गिरवी रखने को भी कोई सामान नहीं बचता, लेकिन कभी उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती तो दीन दुखियों का जो एक मात्र व्यक्ति था जहाँ से वे पैसा लेते थे, पंजाबी खान, रहने की जगह भर देकर वह रुपया उधार दे सकता है। 10 महीने पहले गोद के लड़के बरकत के जन्म के समय पीरबख्श को रुपये की ज़रूरत आ पड़ी। कहीं और कोई प्रबंध न हो सकने के कारण पंजाबी खान बबर अली खां से 4 रुपये उधार लिए थे। अब क्या नाम बताया उसका? बबर अली खां। बबर अली खां का रोजगार सितवा के उस कच्चे मोहल्ले में अच्छा खासा रुतबा था। बीकानेरी मोची, वर्कशॉप के मजदूर, कभी कभार रमजानी धोबी, सभी क्या करते थे, उनसे कर्ज लेते थे। कई दफे चौधरी पीर बख्श ने बबर अली को कर्ज और सूद की किस्त न मिलने पर अपने हाथ के डंडे से ऋणी का दरवाजा पीटते भी देखा है। अर्थात कि जब कोई उनका ऋण नहीं चुका पाता तो बबर अली खां का गुस्सा भी चौधरी पीर बख्श ने देखा है। उन्हें साहूकार और ऋण में बीच बचोवल भी करना पड़ता था। किनको? चौधरी पीर बख्श जी को। खान को वे शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उसी की शरण में उन्हें भी जाना पड़ा। 4 आना महीने पर 4 रुपया कर्ज लिया। अब उन्होंने कितना कि 4 रुपये में हर महीने उसका 4 आना ब्याज चुकाऊंगा। शरीफ खानदानी मुसलमान भाई का ख्याल कर बबर अली ने 1 रुपया महावर की किस्त मान ली और 8 महीने में कर्ज को चुकाने की बात उन दोनों के बीच में पक्की हो गई। खान की किस्त न दे सकने की हालत में घर के दरवाजे पर फजीहत हो जाने की बात के ख्याल से ही चौधरी जी के रोंगटे खड़े हो जाते। 7 महीने फकाफक करके किसी तरह से किश्त देते चले गए, लेकिन जब सावन में बरसात पिछड़ गई और बाजरा भी रुपये का 3 सेर मिलने लगा, किस्त देना संभव न था। खान 7 तारीख की शाम को ही आया और चौधरी पीर बख्श ने खान की दाढ़ी
ली और अल्लाह की कसम खाकर महीने की में कहा कि इस महीने में आप लोग के पूरे पैसे दे दूंगा। भादों में हालत और परेशानी की हो गई। बच्चों की माँ की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ गई। खाया पिया उसके पेट में नहीं टिकता और गेहूं की रोटी खाने को ही डॉक्टर ने कहा, और वही उसे, वह भी महंगे थे। गेहूं मुश्किल से रुपए का सिर्फ 2.5 सेर मिलता, 1 रुपए का 2.5 सेर, और उनकी तनख्वाह ही 8 रुपए थी। बीमार का जी ठहरा, कभी प्याज के टुकड़े या कभी धनी की खुशबू के लिए मचल जाता, तो कभी सौंफ सौंफ और अजवाइन, काले नमक की जरूरत होती। तो पैसे की कोई चीज़, बिना पैसे में तो कोई चीज़ मिलती नहीं बाजार में। तांबे का नाम भी नहीं रह गया था। नाहक इकन्नी इकन्नी निकली। चौधरी को 2 रुपए महंगाई भत्ते मिले, पर पेशगी लेते लेते तनख्वाह के दिन केवल 4 रुपए ही हिसाब में निकले। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि अपने जिस दुकानदार के हमें काम करते थे, बीच में उन्होंने उस पैसे को, जो 8 रुपए थे, उसमें से 4 रुपए बीच में जैसे तैसे करके मांग लिए। अब तनख्वाह के दिन उनको कितने मिले? सिर्फ 4 रुपए मिले। बच्चे पिछले हफ्ते लगभग फाके से थे। चौधरी कभी गली से 2 पैसे की चोराई खरीद लाते और कभी बाजरा उबाल सबको कटोरा कटोरा भर पी लेते। बड़ी कठिनता से मिले 4 रुपए में से 1.25 रुपया खान के हाथ में देने की हिम्मत चौधरी में नहीं थी। अभी उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो पैसा आया वो भी किसको दे दे, वो जो खान साहब है उनको लौटा दे, जिनसे कि उन्होंने उधार लिए थे। कितने रुपए उधार लिए थे? 4 रुपए। मिल से घर लौटते समय वो मंडी की ओर टहल गए और 2 घंटे बाद समझ आया कि खान टल गया होगा। अनाज की गठरी अपने साथ ले आए। खान के भय से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर 4 भूखे बच्चे और उनकी माँ और दूध न उतर सकने के कारण सूख कर कांटा हो रही थी। गोद के बच्चे और चलने फिरने से गोद लाचार अपनी ज़ईफ माँ की भूख से बिलबिलाती सूरत उनकी आंखों के सामने आ गई। धड़कते हुए हृदय से वे कह जाते हैं, मौला सब देखता है, खैर करेगा। 7 तारीख की शाम को असफल हो खान 8 की सुबह तड़के चौधरी के मिल जाने से पहले ही अपना हंडा हाथ में लिए दरवाजे पर मौजूद हो गया। अब कौन आ गए 8 तारीख को? चौधरी साहब। रात भर सोच सोच कर चौधरी ने खान के लिए बयान तैयार कर ली है। मिल के मालिक लाला जी 4 रोज के लिए बाहर गए हैं। उनके दस्तखत के बिना किसी को तनख्वाह नहीं मिल सकती। तनख्वाह मिलते ही मैं 1.25 रुपया आपको दे दूंगा। इस प्रकार के वह विचार करने लगा, 5वें दिन रुपये कहाँ से आते? तनख्वाह मिले अभी हफ्ता भी नहीं हुआ था। मालिक ने पेशगी देने से इनकार कर दिया। 6ठे दिन किस्मत से इतवार था। मिल में छुट्टी रहने पर भी के डर से चौधरी खान के डर से सुबह ही बाहर निकल गए। जान पहचान के कई आदमियों के यहाँ गए और इधर उधर की बातचीत करते कहने लगे, अरे भाई हो तो 20 आने पैसे तो दे दो, 1 रोज के लिए देना, ऐसे ही जरूरत पड़ी है। उत्तर मिला, मियाँ पैसे इस जमाने में कहाँ से आए? पैसे का मोल कोड़ी नहीं रह गया। हाथ में आने से पहले ही उधार में उठ जाते हैं, मतलब कि उधारी वाले को चुकाने पड़ते हैं। दोपहर हो गई, खान आया भी होगा तो इस वक्त तक कहाँ बैठा होगा, चौधरी ने सोचा और घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचने पर सुना खान आया था और घंटे भर तक डोरी पर लटके दरी के पर्दे को डंडे से ठेल ठेल कर गाली दे रहा था। पर्दे की आड़ से बड़ी बीबी के बार बार खुदा की कसम खा यकीन दिलाने पर चौधरी बाहर गए रुपया लेने के लिए। खान गाली देकर कहता है, नहीं, बज्जात चोर भीतर में छिपा बैठा होगा, हम 4 घंटे में फिर आते हैं। ऐसा किसने कहा? खान साहब उनके घर पर काफ़ी गाली गलौज कर कर चले गए। अंदर से किसने जवाब दिया? पर्दे की आड़ में से औरतों ने, रुपया लेकर जाएंगे, रुपया नहीं देगा तो उसका खाल उतार लेंगे और बाजार में बेच देंगे। 4 घंटे से पहले ही खान की पुकार सुनाई दी। चौधरी पीरबख्श के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वे बिल्कुल निसहाय से हो गए, हाथ पैर सुन्न हो गए और गला सूख गया। गाली दे पर्दे को ठेल कर खान ने दोबारा
पुकारने पर चौधरी का शरीर निर्जीव सा हो गया और उठकर बाहर आए। खान आग बबूला हो रहा था। पैसे नहीं देने का वास्ता छिपता है। एक से एक बढ़ती हुई 3 गालियां खान के मुंह से पीर बख्श के लिए निकली। इस भयंकर आघात से पीर बख्श का खानदानी रक्त भड़क उठने के बजाय और निर्जीव हो गया। खान के घुटने छू अपनी मुसीबत बता मुआफ़ी के लिए, मतलब कि माफ़ी के लिए खुशामद करने लगा। कौन? चौधरी साहब। खान की तेज दी बढ़ गई। उसके स्वर और ऊंचे हो गए। पड़ोसी मोची और मजदूर चौधरी के दरवाजे के सामने इकट्ठे होने लगे। सभी लोग आसपास के चौधरी साहब के दरवाजे के सामने इकट्ठे हो गए और खान ने भला बुरा कहना शुरू कर दिया। तनख्वाह किधर जाती है? आरामी हमारा पैसा खाएगा, मतलब कि हरामी हमारा पैसा खाएगा। घर पर पर्दा लटका के शरीफ ज़्यादा बनता है। तुम और तुम्हारी बीवी बच्चे जो भी है, बर्तन दो, कुछ तो दे दो। मतलब किस प्रकार से वो कहने लगा कि तुम्हारे घर में जो कुछ है मैं यहाँ से सब ले जाऊंगा। बिल्कुल बेबस और लाचारी में दोनों हाथ उठा खुदा से खान के लिए दुआ मांगी। पीर बख्श ने कसम खाई, एक पैसा भी घर में नहीं, बर्तन भी नहीं, कपड़ा भी नहीं। खान चाहे तो बेशक उसकी खाल उतार कर बेच दे। खान और आग बबूला हो गया और इस प्रकार से कहने लगा, उसका तो जूता भी नहीं बनेगा, तुम्हारी खाल से तो जूता भी नहीं बनेगा। यदि तुम जानवर होते तो निश्चित रूप से उतार लेता। तुम्हारा खाल से तो यहाँ टाट अच्छा है। खान ने ड्योढ़ी पर लटकी टाट की लटका हुआ जो दरी था, दरी के पर्दे को झटका और ड्योढ़ी से पर्दा हटने के साथ ही चौधरी के जीवन को जैसे कि उनके पूरे खानदान की इज्जत उतर गई हो। पर्दा किससे उतरा था? उनके घर के दरवाजे से। लेकिन कैसा लगा कि उनकी खुद की आबरू किसी ने उतार ली हो या उनकी इज्जत पूरी तरह से खत्म कर दी हो। इस दृश्य को देख सकने की ताब चौधरी में न थी, परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा। घर की लड़कियां और औरतें पर्दे के दूसरी ओर घटती घटना के आतंक से आंगन के बीच में इकट्ठी कांप रही है। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गई जैसे उनके शरीर को निर्वस्त्र कर दिया हो। वह पर्दा ही तो घर की औरतों के लिए एक वस्त्र था। उनके शरीर पर जो चीथड़े बचे थे, 1/3 अंग उनके कपड़ों से झांक रहा था। जाहिल भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर ली। उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। ग्लानि से थूक पर्दे को आंगन में वापस फेंक वह क्या कहाँ चला गया? अपने घर की तरह। भय से चीख कर ओट में हो जाने के लिए भागती औरतों पर दया आ गई और भीड़ भी धीरे धीरे क्या हो गई? छट गई। चौधरी बेसुध पड़ गए। जब उन्हें होश आया, ड्योढ़ी पर जो पर्दा था वह आंगन में पड़ा था, परंतु उसे उठाकर फिर से लटकाने का सामर्थ्य अब चौधरी साहब में नहीं था। पर्दा जिस भावना का अवलंबन होता है वह भावना ही अब क्या हो चुकी थी? मर गई थी। मतलब कि उनकी इज्जत खत्म हो चुकी थी। अब आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी। बहुत ही सुंदर तरीके से लेखक ने इस कहानी का गठन किया है। अब इसकी और जो लेखक के बारे में समरी है हम उसको और समझ लेते हैं। यशपाल की कहानी पर्दा जो है वो गरीब और सामाजिक व्यवस्था पर एक मार्मिक टिप्पणी करती है। कहानी में एक गरीब चौधरी अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए और अपनी पत्नी के इलाज के लिए एक शक्तिशाली अमीर खान से मदद मांगता है, लेकिन वापस पैसा नहीं चुकाने की सामर्थ्य किसमें नहीं थी। वो वादा भी करता है, चुकाना भी चाहता है, लेकिन गरीबी और परिवार जो है उसका इतना बड़ा है कि उसका लालन पालन उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और वह जो एक खानदानी व्यक्ति था चौधरी, तो अपने घर की वास्तविक स्थिति को एक पर्दे के पीछे ढक कर रखता है। लेकिन एक दिन क्या कर देता है, खान आकर उसके घर पर लगे पर्दे को डंडे से हटा देता है और काफ़ी गाली गलौज करता है। तो ये कहानी आपको समझ में आई होगी। प्रतीक अर्थ इसके क्या है? पर्दा। पर्दा कहानी में पर्दा सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं बताई लेखक ने, बल्कि यह चौधरी की आर्थिक और लाचारिक और सामाजिक स्थिति को भी बताते हैं।
खान खान एक शक्तिशाली और क्रूर व्यक्ति है जो अपनी ताकत और धन का दुरुपयोग करता है। महिलाओं की स्थिति बताई, पर्दा हटने पर महिलाओं की लाचारी और नग्नता का भी लेखक ने यहाँ खुलासा किया। और बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सटीक रूप से कहानी का हमने यहाँ सार भी दिया है। चाहे आप इस कहानी को पूरा न पढ़ें, लेकिन इस सार को एक बार पढ़ेंगे तो भी आपको इस कहानी का सारांश समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों को ये कहानी समझ में आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।